hiring 15,000, 20,000 odd people in a year tech. We have done revenues over 50 lakhs even. मैंने अपना career start 2009 में as a staff trainee with a stipend of 5,234 rupees. I still remember that my pocket money was more than my salary. 5,000 earning to 50 lakh rupees a month earning. ये impressive journey रही है आपकी. उस समय तक LinkedIn नहीं करते थे, नौकरी, मॉन्स्टर, 2 पोर्टल होते थे, इसमें दुनिया खत्म थी. You not coming from a premium institution, IIM, IIT, ये वो सो अच्छा मेंटर मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, योर लाइफ विल चेंज. यू वुड नॉट बिलीव अ पॉइंट कि यूक्रेन में लड़ाई हुई, उसका बिजनेस हल्द्वानी में आ गया ऑन द ग्लोबल फ्रंट. We are the number one players who are setting up companies outside India. तो अगर आप developed nations में देखो 50% of women are working. In India only 15% of women are part of workforce. 3 साल से वो बंदा हायर नहीं कर पाए थे हम क्लाइंट के लिए. इतना टफ सोर्सिंग था कि मैं एक दिन आया और नौकरी खोली और वो बंदा मेरे को मिला और वो क्लोज हो गया. आप जुगाड़ू थे क्या? तो हमारे पास एक्सरसाइज आई है, डे CQ वाले बंदे चाहिए. रात को 1 बजे अपने एक दोस्त को कॉल करे SCL से. मैंने उनके एम्प्लॉय इंटरनल पोर्टल से 60 लोग जो उनके पास उन सबके नाम निकलवा के उनके नंबर निकलवा दिए. मेरी रोड नहीं बन रही थी. आई फिगर्ड आउट नितिन गडकरी की मेल को आईटी कौन सी है. रोड अ मेल टू हिम. रिप्लाई आया, रोड बन गई भाई. बात तो आप आज सीरी से भी कर सकते हो, बट वाइफ से जो बात करने में मजा है वो सीरी से बात करने में नहीं है. रिक्रूटमेंट एजेंसीज में फ्रॉड और ऐसा कुछ होता है? बहुत होता है. कौन सी हायरिंग्स है जो आप हमारे व्यूअर्स को दे सकते हो? हमारे लिए तो टैलेंटोज में वी नीड बीटेक MBA टैलेंट एक्विजिशन में अपना करियर बनाना चाहता है. एंड टू इट इज ऑन द क्लाइंट साइड. Any developers starting from SD1, 1 years of experience, any language, C++, Java, .NET, PHP, base framework, backend developers, or in the front-end side, or in the data side, anyone who is in the tech space, you can send your resumes. What's the best advice for cracking a job interview? आज इस एपिसोड में हमने बात किया है मिस्टर रक्षित हरबोला से, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं टैलेंटोज. ये एक रिक्रूटमेंट फर्म चलाते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट फर्म चलाया उन्होंने बहुत सालों से, जिससे उन्होंने बहुत सारी हायरिंग करवाई है डिफरेंट MNCs टू स्टार्टअप्स उनके लिए. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट के नॉलेज हमारे साथ शेयर किया है, इंडस्ट्री का नॉलेज, हायरिंग का नॉलेज शेयर किया है. रक्षित खुद एक Tier 3 सिटी से आते हैं और उन्होंने पास भी Tier 3 कॉलेज से ही किया है फॉर MBA एंड BBA इन HR. उसके बाद ही हैज़ मेड इट बिग. तो कैसे एक अर्निंग जो 5,000 से स्टार्ट हुई थी और 50 लाख एक महीने में हुई, उसका पूरा जर्नी है. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग जर्नी है. वो काफ़ी ज़्यादा अपने कंपनी, खुद के कंपनी में रिक्रूटर और ये सारे हायर करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स, रिक्रूटर्स, और वो बहुत सारा टेक स्पेस में हायरिंग अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं, जिसके लिए उन्होंने एग्री किया है कि वो इसमें हमें रेफरल में हेल्प करेंगे और वो खुद उनको हायरिंग करेंगे उस कंपनीज़ में. डिफरेंट MNCs, बड़े बड़े कंपनीज़, स्टार्टअप्स, हाई प्रोफाइल स्टार्टअप्स, इन सब में उन्हें प्लेस करेंगे. तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप इस रोल को अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन में देखें जिसके लिए वो हायर कर रहे हैं, और आप जॉब के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड करें थ्रू द पॉडकास्ट, क्योंकि एंड में तक में उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है कि वो किस तरह की हायरिंग करते हैं और उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं. एन्जॉय द शो. वेलकम रक्षित. कैसे हैं आप? डूइंग वंडरफुल आकाश. हाँ, सो आपका थोड़ा सा बताइए मुझे, आपका जर्नी और एक्सपीरियंस कैसा रहा है आज तक? सो मेरा बचपन पहले चकुटिया में शुरू हुआ, फिर मैं रामनगर आया. रामनगर में देन माई फादर बिकेम अ प्रिंसिपल, सो हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहे. काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड करा है रूरल इंडिया में. प्राइमरी एजुकेशन वहाँ हुई. देन आई लिव्ड हाफ ऑफ माई लाइफ वॉज इन काशीपुर. सो 10th तक मैंने काशीपुर में लिटिल स्कॉलर्स में पढ़ा. सो वंडरफुल स्कूल एट दैट लेवल. एंड देन आई मूव टू सिटी कॉल्ड हल्द्वानी. सो 11th-12th मेरी हल्द्वानी से हुई. So I did everything across, and then I was a maths bio student. So merge and mix of both the areas. So life has been wonderful, in the initial ages, and then all these growth areas that we saw till we were in 12th की मोबाइल आ गया था. अच्छा, उस समय तो मोबाइल नहीं था. किस ईयर की बात कर रहे हो आप? बैक इन 2004. तो आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स कहाँ से किया है? So Akash, graduation मैंने करा from Amrapali, Haldwani. So that was back in 2004 to 7, and that was specialized in HR. And then I did my masters also specialized in HR from IMS Dehradun. So all through my education comes from Uttarakhand.
So from I've always lived in hills and got even studied there. So बहुत अच्छा एक पूरा environment रहा. 2009 में मैंने MBA my post graduation was completed, and then I ventured into a different world of corporate life. तो आप हायरिंग और रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व हो, तो आपने MBA HR में किया है? Correct. ओके, उसके बाद आपका क्या जॉब का क्या रहा? Correct. So 2009, a year of recession. I hope you must have heard of it. यस. So उस समय ऐसी हालत थी आकाश कि यार जो जॉब्स अवेलेबल थी 2009 में जब हमने MBA करा तो वो इंश्योरेंस बेचने के लिए अवेलेबल थी बस. So anyone, everyone was trying for one thing, that was बैंक PO. उस समय 2009 में से 2010-11 तक सबसे ज़्यादा बैंक PO की जॉब्स थे. MBA वाले भी वही टारगेट कर रहे थे, ग्रेजुएट भी वही टारगेट कर रहे थे, एंड वी इन द HR fraternity हैड नो जॉब्स. ये वाली हालत थी. सो व्हेन आई डिड माई MBA इन 2009, उस समय रिसेशन की वजह से बाकी जगह तो जॉब्स नहीं थी, बट हमारे उत्तराखंड में बिकॉज ऑफ ND तिवारी जीज विजन वी हैड सिटकोल कमिंग अप, जहाँ पे ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री बहुत प्रॉस्पर कर रही थी उस समय. एंड थोड़ा सा फॉर्चुनेट थे, कुछ कनेक्ट्स थे और थोड़ा लोकल थे, इसलिए हमें एक बेसिक जॉब मिली जहाँ पे वी गॉट अ चांस टू ज्वाइन एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो बजाज के लिए हो रहा था, एंड द कंपनीज नेम वाज बड़वे इंजीनियरिंग. सो मैंने अपना करियर स्टार्ट 2009 में एज अ स्टाफ ट्रेनी with a stipend of 5,234 rupees. I still remember that. My pocket money was more than my salary. और हम मैन्युफैक्चरिंग में थे. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जॉब मिल गई है, और 2009 में, और मज़े की बात HR में मिल गई है. सो माई फर्स्ट जॉब आकाश वॉज ऑफ स्टाफिंग, बट एक डिफरेंट लेवल की स्टाफिंग भाई. फर्स्ट रोल was to basically run a manufacturing plant जिसमें एग्रेसिव प्रोडक्शन प्लान्स हैं, और उसमें तुम्हें वो लेबर शॉर्टेज लानी है. मैं और आप आज बात करते हैं कि टेक वाले हायर करने हैं, ये करने हैं, आर्किटेक्ट चाहिए, इसकी शॉर्टेज है. नो डूड, फुल वेल्डर की जितनी शॉर्टेज है इंडियन मार्केट में उतनी टेक आर्किटेक्ट की नहीं है. सो उस समय हमारा काम होता था एज एन HR कि 1200 लोग हैं लेबर के जो हैं, 200 फुल टाइम है, 800 हैं कॉन्ट्रैक्टर. तो इंश्योर करना है 2 शिफ्ट चले, और वो इंश्योर करना हर एक लाइन में, ये हम लोगों का काम था. एंड इट वाज अ मैड जॉब. और साथ में एक पर्सनल रिलेशनशिप जो मैन्युफैक्चरिंग में होता है, वो एक बहुत, इट्स अ यूनिट. वो बाउंड्री के अंदर जो चल रहा है वो बाउंड्री के अंदर चल रहा है, और उस पर्पस उस यूनिट का होता है प्रोडक्शन. तो हम लोग कहते भी थे कि यार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन. सो दैट्स हाउ माई करियर स्टार्टेड इन स्टाफिंग. सो हमने उस लेवल की स्टाफिंग भी देखी, एंड अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, अ लॉट ऑफ ये यूनियन बाजी, अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बाजी, लॉट ऑफ पुलिस, कभी किसी, एंड देयर वाज लॉट ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स एट दैट मोमेंट. नाउ द थिंग्स हैव गॉन वेरी डिफरेंट आकाश इन मैन्युफैक्चरिंग, इन द एंटायर इंडस्ट्री इटसेल्फ. अब नॉर्म्स बहुत हाई हो गए. उस समय के नॉर्म्स काफ़ी अलग होते थे. अब तो बहुत ज़्यादा प्लांट में जाइए, प्लांट्स आर सो ब्यूटिफुल. दैट टाइम 12 years back the plants were not that good. And then I got chance to also establish the manufacturing unit of another company, a very short tenure. So Badwe I did not like anyways. So I went for a short tenure into another company. I did their government licensing. Basically getting all the certifications from CITCOL, from the pollution board, from all the things. So वो अपने आप में the initial 1.5 years of my life, then that too as a fresher getting into the game, एक तो सेटअप कर दिए 2 प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग रन करवा लिया, कॉम्पिटेंसीज वो कर दी, लॉट ऑफ लर्निंग. बट देन आई रियलाइज दिस इंडस्ट्री, इसमें नहीं रहना है. आई नेवर थॉट कंपनीज टू बी कंपनीज. मुझे जो काम दिया वो मेरा है, आई यूज टू गेट इट डन, दैट्स इट. लाइक अ फाउंडर ऑलवेज, मेरा एरिया मेरा एरिया. मैं फाउंडर से हमेशा फाउंडर से लड़ा हूँ, सबके फाउंडर से लड़ा हूँ. बड़े मतलब इवन बीइंग अ ट्रेनी आई कुड फाइट विद अ फाउंडर. द पॉइंट इज आई एम टेलिंग समथिंग गुड फॉर यू. और HR का सबसे बड़ा जो कॉम्पिटेंसी होती है ना, वो ये है कि यार फाउंडर को बताना, क्योंकि उसकी कॉम्पिटेंसी है बिजनेस. बिजनेस विल बी एग्जीक्यूटेड हाउ? विद पीपल.
तो आप एचआर जनरल ऑपरेशंस में थे तब, की हायरिंग और दोनों देख रहे थे, कैसे था? उस समय तो सब देख लेते थे, सब इन द सेंस द यूनिट्स वेरी स्मॉल, करेक्ट। टू टू इट इज उस समय जनरलिस्ट एचआर का ही फिनोमिना होता था। ओके, उनको ही सब करना है। सब करना है, मतलब आदमी की छुट्टी चाहिए वो हमारे पास, आदमी को ईएफ पीएस ईएसआईसी पीएफ में दिक्कत है हमारे पास, शिफ्ट में प्रॉब्लम है हमारे पास, पीपीसी प्लानिंग करनी है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है हमारे पास, एवरीथिंग। हायरिंग करनी है आपके पास। कॉम्पिटेंसी मैपिंग, टैलेंट मैनेज, एंड आई टेल यू द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का जो होता है ना, वो हम लोगों से बहुत कॉम्पिटेंट होता है। मतलब द बेस फंडामेंटल्स जो टीपीएम है, द काइंड ऑफ सिस्टम्स 5S काइजन्स दे रन, वो फंडामेंटल्स अगर हम लोग सीख लें, एंड आई गॉट दैट ग्रेस टू ईयर, वो सीखे मैंने इंटर्नशिप में काफ़ी ज़्यादा सीखा, अपनी जॉब्स में तो एग्जीक्यूट करने को मिला, एंड देन उनकी पूरी एंटायर सिस्टम यूज्ड टू वर्क इन अ डिफरेंट वे ना। सो वो 1.5 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था, मिक्स मर्ज सब चीज़ों का था। 2010 में मैंने जब ये डिसाइड करा कि यार इंडस्ट्री छोड़नी है, तो एक तो मेरी आदत पहले से रही कि यार जब मुझे जॉब समझ में नहीं आती थी तो मैं पहले पेपर पुट डाउन करता था। आई हैव नेवर बीन अ गाय कि यार मैं पहले जॉब ढूंढूंगा फिर मैं पेपर डालूंगा, इतनी वेट नहीं होता। ऐसा क्यों? बिकॉज यू हैव टू नो दैट यू कैन डू इट, दैट्स इट। जनरली लोग ये नहीं करते ना, इसलिए क्योंकि लोग इसलिए नहीं पहले करते सेव कि- करते हैं, चलना सेव चाहते हैं। करते हैं कॉम्पिटेंसीज की वजह से। मैं उसमें बहुत क्लियर हूँ कि यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे तुम अपने एरिया के एक्सपर्ट होने चाहिए। तुम अपने एरिया के एक्सपर्ट हो। सी एनी एग्जाम्पल यू टेक ऑफ अ गाई हु कैन डू इट, वेदर ही इज इन अ जॉब और एन एंटरप्रेन्योर, अ गाई हु नोज हिज जॉब विल ऑलवेज हैव अ जॉब। करेक्ट। करेक्ट। एंड द पॉइंट इज, जॉब है ही क्या? जॉब इज अ मर्ज ऑफ टास्क ना। राइट। बट प्राइवेट जॉब्स क्या होती हैं हमें नहीं पता था। प्राइवेट जॉब की एस्पिरेशन भी बहुत कम थी इंडिया में उस टाइम पे ना। बहुत कम भाई, लड़कियां नहीं देते थे प्राइवेट जॉब वाले को, वाली सिचुएशन थी। करेक्ट। एंड दैट वाज द ट्रुथ। माई ब्रदर वर्किंग विद एक्स कंपनी एट अ मैनेजर लेवल, एट सम एक्स लेवल, ये लेवल तो कुछ नहीं होते थे उस समय, नौकरी नौकरी होती थी। एंड आई डोंट नो, मे बी सम ऑफ यू मे हैव सीन अ डिफरेंट वर्ड। भाई हमारे वहाँ हमारा जो ऑब्जेक्टिव था भाई, जब 2009 में मैंने अपना MBA करा, उस समय ड्रीम आकाश ये था, मैनेजर बनूंगा कैरियर के एंड में, शायद बुढ़िया जब मैं हो जाऊंगा तब मैं मैनेजर बनूंगा, एंड आई वुड अर्न 1 लाख रुपीज, दैट्स इट। 1 लाख रुपए भाई, 1 लाख रुपए बहुत होता था। 1 लाख रुपीज यूज टू बी माई ड्रीम बिकॉज देयर वाज नो वन अराउंड अर्निंग 1 लाख रुपीज। मैंने वो सब देखा था, लग्जरीज ऑफ लाइफ देखी थी, गवर्नमेंट ऑफिसेज और ये, पर लाख रुपए कोई नहीं कमाता था। एंड दैट वाज द गोल। व्हाई? बिकॉज वी न्यू 50 60 70 समझ में आता था। गवर्नमेंट जॉब में पर्क्स ज़्यादा होते वैसे भी, और सैलरी कम ही होता है। salary कम मतलब था। आप बहुत हाई पोजीशन भी पहुंच जाओ तो 60-70 हज़ार रुपए उस टाइम पे बहुत मिलता होगा, और बाकी सारा कुछ तो गवर्नमेंट दे ही रही है पर्क्स में। बट उसमें ये है ना कि देखो, कोई है ही नहीं आकाश जो 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो हम तो ये और मैनेजर नहीं होते थे। मैनेजर यूज टू बी अ वेरी बिग टाइटल। आज तो खैर बच्चा बीटेक करके MBA करके निकलता है, सीधे मैनेजर बन जाता है। फॉर अस इट वाज नेवर लाइक दैट। 2009 10 11 वेयर आई कम फ्रॉम, ऐसा नहीं था। मैनेजर यूज टू बी अ वेरी बिग टाइटल फॉर अस, यार ये वो मैनेजर है। अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ग्रो हुई है तब से अभी तक में। Correct. And then, what happened, Dheeraj, told me that this is what I'm trying to set in. I said, okay. So हम लोगों ने, I was the first employee. And I was the first employee of a lot of companies. ये काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है मेरे लिए. So ग्लोब प्रिसीजन का भी था, मैं बड़वे में भी एक जो यूनिट आई उसमें भी नया बंदा था, और जो ये था स्टेप्स था उसमें भी पहला बंदा था। So झाड़ू भी हमने लगाया था ऑफिस में आए के बाद पहले दिन। And that's where I started. And back then I was saying 22-25K in hand हल्द्वानी में. Back in 2010 was a very good money. And you would feel like क्या बात कर रहा है, but it was very good money. नहीं, मैं जान रहा हूँ, बहुत था उस टाइम पे। एंड उससे मैं वापस दिल्ली में 8,000 रुपये में जॉब करने आया। क्यों? बिकॉज उतना ही ऑफर ही उतना था, वो इंडस्ट्री छोड़नी थी, पेपर तो डाल ही चुके थे। बट 28-29 हज़ार से 8,000 आपने सोचा नहीं कि मतलब मैं और रुक जाता हूँ क्योंकि मैं तो इतना कमा ही रहा था, जो जनरली लोग सोचते हैं? सोचा, बट सोच ये नहीं थी कि यार ये कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा हूँ। बिकॉज देखो 0 to 1 करना एक हैबिट है। करेक्ट। एंड वो 1 से तुम 20 में पहुंच जाओ, उसके बाद 20 to 100 की जो रन है, जब वो पसंद ही नहीं आ रही तो वो रन दौड़ेगा क्यों आदमी? दिल्ली मूव करने का कोई रीज़न था? रीज़न ये था, वी डिड नॉट हैड अपॉर्चुनिटीज़। मैन्युफैक्चरिंग में ही अपॉर्चुनिटी थी, HR में रहना HR में था, ये क्लियर था। इसीलिए 5 साल BBA MBA HR पढ़ा और इसीलिए उस सेगमेंट में गए। करेक्ट। और दूसरा HR वाला जो पूरा एरिया था वो आई डिड वेरी ग्रेट वर्क इवन इन माई ट्रेनिंग्स।
सो उसमें भी मैं समझ चुका था कि यार ये कॉम्पिटेंसीज़ क्या होती हैं, ये क्यों होता है, एचआर का कोर रोल क्या है, पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करी थी इंटर्नशिप्स में, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना दिए थे इंटर्नशिप्स में. सो हाइपो होने का कई फ़ायदा होता है भाई. एंड देन डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क विद वेरी सीनियर लीडर्स. तो इंटर्नशिप से ही ऐसा हो गया एचआर में रहना है, सो ये क्लियर है. अब इस वाले एरिया को एक्सपेरिमेंट कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग समझ नहीं आया, अब ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे. तो ज़ीरो में हमें पता चला कि बिकॉज धीरज भैया वॉज अ नोन पर्सन, तो CSC वॉज अ वेरी बिग कंपनी, वहाँ के HR हेड कुछ स्टार्ट करें, बस दैट्स इट, फेयर है. अपना कैरियर का इतना नहीं सोचना. एक चीज़ पता है, लीडर अच्छा है, नोन टू पर्सन है, और साथ में जॉब मिल रही है, दिल्ली में रहने का जुगाड़ा हो गया, और लेट्स मूव टू दिल्ली, अब देखेंगे. तो आप टेक हायरिंग में आ गए, उसके बाद आपकी जर्नी कैसी रही? सो आकाश, जर्नी बढ़िया रही. सो मैं बताया आपको कि यार 4-5 महीने में समझ में आ गया था कि दिस इज़ व्हाट आई विल डू. सो आई हैड डिसाइडेड कि यार मैंने टेक रिक्रूटिंग फर्म खोलनी है, बिकॉज आई वाज सीइंग अ लॉट ऑफ मनी, आई वाज सीइंग द एक्साइटिंग वर्क. सबसे बड़ी बात यह है, लोगों से जो बात कर रहे थे वो लोग इंडिया के एक्चुअली कूलेस्ट लोग थे. दो चीज़ें होती है यार, टेक वाले लोग जो है ना, वो अडेप्टेशन बहुत अच्छा करते हैं, दे ब्रिंग ऑन द मोस्ट न्यू थिंग्स. और कमिंग फ्रॉम स्मॉल सिटीज़, उन लोगों से बात करना, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो भी हमारे लिए इम्प्रेसिव था. What inspired you to start Talentos? बिकॉज आप फर्म में काम कर रहे थे, आई एम श्योर जब जॉब कर रहे होते हैं तो एक अलग माइंडसेट पे काम होता है, तो ऐसा क्यों सोचा आपने कि मैं जॉब छोड़ के खुद की एक फर्म चालू करता हूँ? करेक्ट. सो देखिए, 2010 में जब मैंने टेक रिक्रूटिंग स्टार्ट ही करी, सो तभी मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे 4 महीने बाद ये समझ में आ गया था एंथुजियास्टिकली कि ये काम करना है. डिसाइड तो कर लिया था पहले 4 महीने में, बट उसके लिए स्टार्ट करने के लिए एक चीज़ क्लियर थी कि पैसा चाहिए जो नहीं था, और नॉलेज चाहिए, और नेटवर्क चाहिए. तो ये चीज़ें क्लियर जब हो गई थी भाई, तो तब जाके स्टार्ट करा कि यार मैं जब रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग बिजनेस में घुसूँ, या मैं कोई दूसरा एंटरप्रेन्योर रियल वेंचर में घुसूँ, सो आई वुड हैव दैट नेटवर्क, आई वुड हैव दैट पीपल विद मी जो कि मुझे हेल्प करें उसको रन करने में. सो नेक्स्ट 5-6 ईयर्स आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. जो स्टेप से मूव करके सेपिंड में आया. सो सेपिंड में आई जॉइंड अ वेरी डिफरेंट टीम आकाश. सो उस समय मुझे टेक रिक्रूटिंग कंसल्टिंग की साइड से स्टेप्स में समझ में आई कि कैंडिडेट देना है, सर्च करना है, क्या CV पढ़ना होता है, कैसे प्लेटफॉर्म्स वर्क करते हैं. उस समय तक लिंक्डइन नहीं करते थे, नौकरी, मॉन्स्टर, 2 पोर्टल होते थे, इसमें दुनिया ख़त्म थी. सर्विसेज का मेजर बिजनेस होता था. सो टेक में उतना ही समझ में आता था, और हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे आकाश जो टेक रिक्रूटिंग टीम सॉल्व नहीं कर पाती थी. और उसमें कई ऐसे हमने चीज़ें करी. सो आई क्लोज्ड अ पोजीशन जिसकी एजिंग 900 डेज से ज़्यादा थी. इतना? यस. 3 साल से वो बंदा हायर नहीं कर पाए थे हम क्लाइंट के लिए. इतना टफ सोर्सिंग था कि मैं एक दिन आया और नौकरी खोली, और वो बंदा मेरे को मिला और वो क्लोज हो गया. आप जुगाड़ू थे क्या? बहुत बहुत जुगाड़ू. और वो बंदा, द आई वॉज परसिस्टेंट. अपार्ट फ्रॉम जुगाड़ू आकाश, व्हेन आई गॉट समथिंग, आई वुड यूज टूल्स एज दे आर टू बी यूज्ड. एक स्किल होता था, डे कम्युनिक करके एक प्रोडक्ट होता था जो खरीदा था अडोब ने, AEM कहते थे, अडोब एक्सपीरियंस मैनेजर अब कहते हैं. SCL में प्रैक्टिस थी. सो हमें प्रैक्टिस बनानी थी सेपिन में, तो हमारे पास एक्सरसाइज आई है, डे CQ वाले बंदे चाहिए. और ये तो भाई SCL में प्रैक्टिस थी कि मैंने एक रात को 1 बजे अपने एक दोस्त को कॉल करा SCL से. मैंने उनके एम्प्लॉय इंटरनल पोर्टल से 60 लोग जो उनके वहाँ थे उन सबके नाम निकलवा के उनके नंबर निकलवा लिए थे. The next day I had the list of everyone across that company. I wrote a mail to Nitin Gadkari. मेरी रोड नहीं बन रही थी. I figured out Nitin Gadkari की मेल क्वालिटी कौन सी. I wrote a mail to him. रिप्लाई आया? मेल रोड बन गई भाई. बट आई एम श्योर फिर आप 2-3 तरीका भी निकालते होंगे कि ये वर्क नहीं कर रहा तो इस तरह से ट्राई करता हूँ. हाँ, 2-3 तरीके नहीं, 10 तरीके. There are lot of ways. सर्विसेज लेने के बाद लोग पैसा पे नहीं करते रिक्रूटमेंट फर्म को, ये होता है? मेरे तो 8 साल में भाई एंटरप्रेन्योरशिप में तो एक ही बार पैसे मारे गए, एंड वी आर स्टिल फाइटिंग दैट केस. दैट कंपनी हैज़ ऑल्सो बीन इनटू सम प्रॉब्लम्स. बट हाँ, ऐसा होता है, ये मैंने सुना है, एंड आई हैव हैड सम एक्सपीरियंसेस जहाँ पे ऐसे पैसे रुकते हैं. तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लोगों का 100% फॉल्ट है. हमारी प्रोसेस ऐसी है कि कई बार जो P2 हैं प्रोसेस में वो रह जाते हैं, एंड दैट्स वेयर आई सी द मेजर गैप. बट येस, ह्यूमन प्रॉब्लम हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ बिल नॉट गेटिंग क्लियर. सो दैट्स हाउ इट इज़. पेमेंट नहीं मरी हैं, बट हाँ 1-2 जगह पर अटकी है, पर वो पेमेंट आएंगी. वी हैव गुड प्रोसेसेस इन प्लेस, एंड येस, राइट फ्रॉम सेपिन
to moving to UHG, then in the journey, moving from a MNC kind of a culture, great different sourcing team to UHG, which was a Fortune 21. I have seen that growth कि यार वो 21 से 5 कैसे आई, hiring 15,000 20,000 odd people in a year, tech. So मैंने UHG में काफ़ी कुछ करा है. So I started with sourcing team, services करा, फिर I also went into their product piece, मैंने उनको product करा. So it was 2 years in UHG. It was a good journey and grew there as well. So उस समय जो 5,000 रुपये से now in UHG I reached around 50-60. So इतना ग्रो हो गए थे कि यार इन अ शॉर्ट स्पेन 2009 टू आई एम बैक टॉकिंग ऑफ 2014. 4-5 साल में 5,000 से 50 तक पहुंच गए थे. 10x कर लिया आपने मतलब. Again, hypo, good achiever performance, but lot of rewards each quarter. So wonderful learning, global leaders के साथ काम करा, काफ़ी अच्छा expansion, you can rapid expansion, and thanks to the mentors again. So धीरज भैया मिले, and then मुझे सुशील सिरोही जी मिल गए. So सुशील सिरोही used to be my client. I was hired a lot by my clients itself. So ये एक बहुत अच्छा consulting से मैं अपने clients ने ही मुझे hire करा, and they knew कि लड़का काम करता है, and that's how I was majorly hired. So सुशील सिरोही मिले, he molded me like anything. I got Shaleen Bassi, who again molded me a lot. I learned a lot of patience from Shaleen Bassi. I learned a lot of aggression from Sushil Sirohi. Then wonderful colleagues like Gaurav. Okay, so हम लोग मतलब हम कहते थे हम रायता समेटते हैं, हमें चाउमीन की स्टिक दे दो और हम रायता समेट देंगे, एंड यू वुड नॉट गेट इट. रायता समेटना इज जस्ट लाइक यू आर हायरिंग like you have to hire 150 odd developers in 2 weeks. Go and do it. So we went and did it. And we were even filing them into the system, putting it across Telio. We did a lot of action projects. काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन रहा. अक्षय सब्रवाल वॉज लीडिंग अस, वंडरफुल लीडर, मतलब वर्ल्ड क्लास लीडर. हैदर लैम्के वॉज देयर, वंडरफुल लीडर्स आई गॉट टू वर्क विद. मेंटर्स स्पेसिफिकली मोल्ड योर करियर. राइट. That's the crux of it. You not coming from a premium institution, IIM, IIT, ये वो, so fair logical brain, अच्छा mentor मिल जाए, अच्छा guru मिल जाए, भाई साहब, your life will change. And I have seen that happen with me. And competitively, when I say कि यार am I competent enough कि मैं IIM, IIT या इनसे टक्कर ले सकूं, तो mostly I have heard a word called sir, कि सारे बच्चे ही हायर करें तो वो लोग सारी कहते हैं सर सर ये. सो आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस बीइंग अ रिक्रूटर, बिकॉज वो टेबल के दूसरी साइड होते थे भाई, वो मेरे टेबल के इस साइड नहीं होते थे. सो इवन आई समवन इज टॉप ऑफ इंडिया ग्रेड, आई कमिंग फ्रॉम अ नॉन टियर सिटी, वन प्रोफेशन दैट मेक्स यू सर इज HR. Yes. No other profession would make you an HR, वो sir or something. The point of it is because I am on the other side of the table. Right. I'm asking you questions. You're not asking me questions, and I'm telling you that this job can be yours if you rely or if you tell me what I'm asking you. You tell me already. I'll tell the hiring manager. I'm not processing your CV ahead. Why? Because I don't find you to be culturally fit. Right. If what a leader will you be tomorrow in my organization if you're not able to answer basic questions. Correct. So टेक हायरिंग में UHG में काफ़ी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स की हायरिंग का हो रहा है. IIT खड़गपुर गए, ठीक है. IIT खड़गपुर की सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी, उनके बाहर एक बार है, उसका नाम है लिटिल सिस्टर्स बार. एंड यू विल हैव ऑल दीज इंटेलेक्चुअल पीपल, एलुमनाई सिटिंग टुगेदर टॉकिंग अबाउट ग्रेट आइडियाज़, सिटिंग इन अ बेकरी हैविंग ड्रिंक्स, एंड ग्रेट ब्रेन्स ऑफ इंडिया टॉकिंग टुगेदर. और वो खड़गपुर के रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर. आई वॉज देयर फॉर 4-5 days. सो काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिले आकाश. Correct. Saw this side of the world, saw global side of the world, and from UHG I think I was again done. So सब जगह वही idea same. Done means paper डालो. Now look out for a job. I got again, every time I had put down my papers, I used to get couple of offers. And then a lot of my own clients in the past used to hire me. Network पे hiring बहुत हुई है मेरी, rather than other people coming in. क्योंकि आप एक्सपीरियंस अच्छा दे रहे थे सब अपने क्लाइंट्स को, तो वो रहता था ये बंदा कर सकता है काम और बहुत अच्छा हमारे लिए वैल्यू देगा. राइट. दैट्स व्हाई दे वर हायरिंग यू और ऑफरिंग यू. राइट. Correct. So how it works, what I see is HR is knowledge plus a personality. Right. Correct. You talk to me, if I get you in trust that I can get this thing done, and it is delivery, aggression. Correct. So हम लोग कर क्या रहे हैं कि say for example your organization growing, competing with the biggest of
companies, how did you guys grew? Because you had the confidence that we are doing it correct. Right. InstaHire coming into the picture, right, in 2016, you also started, we also started in the same year, I think. So I think why we were able to cope up in such a competitive environment, because we were able to give that trust to people. Right. Correct. Hiring हर कोई कर रहा है, और इंडिया में तो ट्रस्ट से hiring ज़्यादा मैं बोलूँगा वैल्यू अगर आप दे सकते हो अपने कस्टमर को, राइट, तो ट्रस्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो आता ही है कि अगर ये मुझे वैल्यू दे रहा है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो दे ट्रस्ट यू एंड दे गिव यू मोर बिजनेस. I agree. And Akash, I also disagree. I'll tell you why. Because हमारी इंडस्ट्री में ना कई बार वैल्यू दे पाना 100% हमारे हाथ में नहीं है. That's the problem. I can get you a good hire. I'll give you 10 more good hires. Onboarding is something I cannot control. राइट. ये चीज़ एक ना, मतलब तुम कुछ भी बन जाओ, वो नहीं है कंट्रोल में. देयर कुड बी एवरेजेस. तुम बोलो यार आई स्टडी द 3 years डेटा, बट अगले 10 हायर में से एक हायर ज्वाइन नहीं करा, अब दे लो वैल्यू. सो डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आप उसको सोचो कि यार जब कंसल्टिंग वर्ड में हम रहते हैं ना, हमारे हाथ में वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो बहुत अलग है. नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ KRA, आपका KRA एज अ रिक्रूटमेंट फर्म जो है. As a recruitment firm, we did, and to do it is, see, in the entire corporate journey, you know, moving from these set of companies to a startup, that was Travel Triangle, correct? Travel Triangle में जाए के बाद मुझे पता चला स्टार्टअप्स क्या हैं, बिकॉज फॉर्च्यून 5-6 कंपनी से स्टार्टअप में जाना भी कोई इतना पसंद नहीं करता. Right. एंड आई गॉट अ चांस इन 2015 अराउंड कि आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल कि यार एक टीए हेड की पोजीशन है. उसमें टीए हेड नहीं बना रहा था हमें. आई वाज गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम डेलाइट एंड वन मोर ऑफर फ्रॉम अनदर ई कॉमर्स जायंट मूविंग फ्रॉम UHG. सो उस समय मुझे ट्रेवल ट्रायंगल से एक कॉल आई एंड आई वेंट एंड मेट संचित एंड कार्तिक, आई थिंक. सो इन दोनों लड़कों को देखा, वन फ्रॉम IIT मुंबई, आई एम वो छोटा सा ऑफिस, एक बिल्डिंग नोएडा में, पीले रंग की सी गंदी सी बिल्डिंग. आई विल नॉट कॉल इट गंदी सी, बट वेरी स्मॉल बिल्डिंग. आई कमिंग फ्रॉम UHG, इट वाज लाइक ऑल फैंसी, गुड ग्लोबल ऑफिसेज, यू नो, ACs एंड ऑल. ऐसे लड़के बढ़िया है, एंड दैट्स हाउ आई चोज कि यार ये लड़के बढ़िया है, कुछ तो बढ़िया कर रहे हैं. मुझे पूरा समझ में नहीं आया था उस समय. देन आई गॉट टू नो ओके दिस सेगमेंट, ट्रैवल सेगमेंट, ये सेगमेंट. आई वाज प्रीटी गुड विद पिकिंग अप थिंग्स. तो तब मुझे फिर स्टार्टअप का कीड़ा इज़ वेयर TT ब्रॉट इन, एंड देन आई ज्वाइन TT एज अ स्टार्टअप. वो तो जब तक मैंने उन्हें ज्वाइन करा, रिज़ाइन फ्रॉम UHG पहले कर लिया था, तो 45 दिन 40 दिन का टाइम बचा हुआ था. तो मैंने 40 दिन बाद करीब ज्वाइन किया. दे हैड ऑलरेडी मूव्ड ऑन टू अ बिगर ऑफिस. आई सेड यार मैं तो कहाँ गया था, और ऑल ऑफ अ सडन दे हैव अ टीम ऑफ 100 odd guys सिटिंग देयर. फंडिंग हो गई थी क्या उनकी? नहीं, उस समय वो लेने वाले थे. करेक्ट. B सीरीज की फंडिंग का कन्वर्जेशन चल रहा था, एंड आई थिंक दे हैड इट और दे वेर अबाउट टू टेक इट, समथिंग लाइक $10 million और समथिंग. सो वो 30-40 लोगों की टीम से 150-200 द स्ट्रैटेजिक टीम वॉज प्लेइंग इन, कमिंग इन, और ये पूरे जो कोर टीम थी वो फॉर्मेशन. तो 15 दिन में तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, बिकॉज इट वॉज वेरी मैसी एंड आई हैड बीन इन टू, यू नो, MNCs एंड ऑल दोज. तो मुझे लगा अरे व्हाट अ एनवायरनमेंट, what are they expecting out of me, was very unclear to the founders even. And I'm talking back of 2015. तो उस समय 14-15 में उतना clear vision founders का भी नहीं था. आज तो founders know a lot of things because the content is so much available. Right. So they were great founders. Sanchit, Sankalp, then Sankalp was who I was reporting to. He's a good friend now. Prabhat was another founder. 3 founders थे. And I used to call them SSP. So SSP was a great combination, तीनों दोस्त. And then I got to know that entire culture कि यार स्टार्टअप में कैसे काम होता है. ट्रैवल ट्रायंगल में आप किस डेजिग्नेशन पे और आपकी सैलरी कहाँ तक पहुँच गई थी? सो आकाश, ट्रैवल ट्रायंगल में मैं जर्नी स्टार्ट हुई थी एज अ मैनेजर ऑन द टैलेंट एक्विजिशन वाली साइड से. और मेरे ख्याल से मैंने उन्हें ज्वाइन करा था समवेयर अराउंड 9-10 लाख रुपए में उस समय. दैट्स व्हाट एनुअल सैलरी पे, तो करीब 60-70 इन हैंड टाइप्स. सो वहाँ से मैनेजर से मैं सीधे आगे ग्रो हुआ, कोर टीम में मूव हुआ. देन आई बिकेम अ डायरेक्टर देयर. आई वाज हेडिंग पूरा HR, और वो जर्नी काफ़ी क्विक रही क्योंकि हमने 1.5 साल में टीम जो 30-40 की थी उसको ग्रो कर दिया इनटू अ टीम ऑफ 400 odd पीपल. तो 400 लोगों की टीम बना दी, 10x ग्रोथ करा दिया, एंड देन वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग. तो काफ़ी एक्शन हुआ, और उस पूरे एक्शन में मेरी पर्सनल ग्रोथ ऑन टर्म्स ऑफ नॉलेज भी हुई, और साथ में एक एक्सपर्टीज़ बनी कि यार टीम बनाई कैसे जाती है स्टार्टअप्स में, और साथ में सैलरी भी ग्रो हुई. सो जब मैं TT छोड़ रहा था उस समय मेरी सैलरी अराउंड 20 लाख रुपए साल
अराउंड पहुंच गई थी। सो ओवरऑल मिला के सो अच्छी ग्रोथ हुई। सो अराउंड 1.5-2 लाख रुपीज़ इन हैंड टाइप्स पहुंच गए थे। टीयर 2 टीयर 3 से आप आते हो सिटी से, राइट? आपने टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से भी पास किया। करेक्ट। आपने 6 साल में फ्रॉम 5,000 टू गोइंग टू 2 लाख रुपीज़ अ मंथ सैलरी, ये कैसे किया? सो आकाश, मैं बहुत बार बोलता हूँ बच्चों को, उसका मेन चीज़ है एक्सपर्टीज़। सो मैं कॉलेज से अच्छा नहीं आता था, तो मैंने अपनी एक एक्सपर्टीज़ बिल्ड करी। दूसरा परसिस्टेंस। परसिस्टेंस इन टर्म्स, मैं एक एरिया में रहा, उस एरिया में मैंने नॉलेज गेन करी, करेक्ट मेंटर्स मिले, करेक्ट कंपनी चूज़ करी। थर्ड थिंग दैट आई कंसीडर वेरी इंपॉर्टेंट इज़ अकाउंटेबिलिटी। मैंने किसी जॉब में काम जॉब के सोच के करा ही नहीं। आई न्यू माई जॉब, आई वॉज फाइटिंग फॉर इट। सो 3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कोई भी बंदा अगर बी टाउन से आता है, छोटे कॉलेजेस से आता है, छोटे शहरों से आता है, उसके पास सबसे बड़ी चीज़ है कॉम्पिटेंसी, एक स्किल में बिल्ड करना। कि यार तुम, जैसे गोविंदा है, कॉमेडी का एक्टर है, तो गोविंदा को सीरियस बहुत सारे रोल है, पर जब गोविंदा सुनते हो तो क्या याद आता है? कॉमेडी। कॉमेडी। क्या याद आता है? पीली पैंट, ऑरेंज शर्ट। यस, वो उसने बहुत अच्छे रोल्स करे। वैसे ही क्या है कि यार तुम्हें अपना डिफरेंशिएटर बनाना होगा। तो कॉम्पिटेंसीज के यार एक एरिया पकड़ो, उसमें चैम्प बन जाओ, उसमें तुम्हें कोई डिफीट कर ना पाए। दूसरा, हमेशा कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं कि यार फेलियर मुझे भी हुए, जॉब छोड़ दी, मैं आपको बोल रहा था कि यार मैं रिज़ाइन कर देता था। तो कई बार ऐसा होता था 3 दिन तक जो कोई जॉब कॉल नहीं आई, तो अब ये लग रहा है कि भाई जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। सो वो फाइट करना और उस आइडिया में क्लियर रहना कि यार मैं कॉम्पिटेंट हूँ तो मुझे जॉब मिलेगी, और वो कंपैशन के साथ कैरी ऑन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अकाउंटेबिलिटी, यार जो जॉब मिले, एज यू नो, सो हमारे वहाँ कहते हैं कि यार अपना काम हो चाहे दूसरे का, दिल लगा के करो। और दिल उसमें लगता है कि यार जैसे यू ऑल्सो केम एंड बिकेम अ फाउंडर, करेक्ट? सो किसी का आइडिया, किसी का थॉट प्रोसेस एग्जीक्यूशन, कोई अपना जॉब कर रहा है। दैट इज़ हाउ कंपनीज आर फॉर्म्ड। कंपनीज बनती कैसे हैं? लोगों से। हर कोई अपना काम करे, हम सब चींटियाँ हैं इन अ वे। वी आर वर्किंग फॉर द सेम थिंग। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, लुक एट चींटियों को अगर देखो तो यार एक चीज़ देखोगे कि यार जिसका जो काम है वो बहुत बढ़िया से करता है। ऐसा नहीं चींटी बोली यार 1000 चींटियाँ चल रही है, मैं क्यों चलूँ, मैं बैठ गई। ऐसी कोई चींटी देखी है? नहीं। होती नहीं है। दैट्स इफ़ यू जस्ट कंसिडर योर सेल्फ कि यार मेरा जो काम है मैं कर लूँगा, दैट्स हाउ यू ग्रो। एक चीज़ पे कॉम्पिटेंसी और उसको फुल फ्लैजेड खेलना। दैट्स वेयर आई सी कि बी टाउन के बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ पकड़ो। कोई प्रीमियम कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा, पर हाँ नहीं है, बस अपना कॉम्पिटेंट रहो एक एरिया में, उसमें कोई तुम्हें डिफीट नहीं कर पाए। करेक्ट। सहवाग मारता था, मारता है, मारता रहेगा। दैट्स सहवाग, वो बनो। बिल्कुल हर एक चीज़ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड डोंट फील। दूसरी चीज़ भी एक जो बहुत, इन तीनों के अलावा एक चीज़ जो बहुत वो रखती है, अपने को पीछे मत समझो। कई बार छोटे टाउन के सिटीज़ के बच्चे आते हैं, वही सोचते हैं अरे ये IIM का है, ये IIT का है, ये बड़े कॉलेज का है, ये बड़े घर का है, इसके पास पैसा है, इसके पास कार है, इसके पास ऐसा है। ठीक है ना, होने दो, लेट इट बी। द पॉइंट इज तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास एबिलिटीज़ हैं। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। जब तक किसी का उधार ना लो तब तक झुको मत किसी के सामने। सो दैट्स द एटीट्यूड यू शुड हैव। यू शुड बी टफ इनफ टू बी गुड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो दैट्स हाउ सी पीपल विल ग्रो। या आई एम श्योर मेहनत करना, कॉन्फिडेंस रखना, डिटर्मिनेशन, ग्रिट होना, ये सारे बहुत ही की कंपोनेंट है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, ग्रिट है, और आप कॉन्फिडेंस कैरी करते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आप वो अचीव कर जाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो, वेदर फ्रॉम एनी बैकग्राउंड। तो आपको बिगेस्ट चैलेंज क्या था आपका टैलेंटोज फर्म खड़ा करने में? सो वन आई टोल्ड यू इनिशियली फंड्स, फिर आई गॉट ब्रेक इवन काफ़ी जल्दी। तो अप्रैल फरवरी में डिलीवरी स्टार्ट अप्रैल में मिल गया। सेकेंड चैलेंज टीम। तो किसी भी स्टार्टअप का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो यही होते हैं, फंड्स एंड देन द करेक्ट टीम। आइडिया कई बार बहुत अच्छा होता है, कई बार एवरेज भी हो तो भी काम चल जाता है। आवर स्पेस इज़ अ क्राउडेड स्पेस। जो आपने बोला सर्विसेज का स्पेस है, बुटीक कंसल्टिंग्स का वो है, तो लाखों कंसल्टिंग खुलती हैं एंड 50% डाई इन द फर्स्ट ईयर। कई लोग विजन लेके आते हैं कि यार हम करेंगे, बट
उनका वो हो ही नहीं पाता। 1 साल के अंदर फेलियर अगर आप हमारी इंडस्ट्री में देखो हाईएस्ट होगा। वाई? बिकॉज क्लाइंट मिलना, बिजनेस डिलीवर करना, बंदे का ज्वाइन करना, डिलीवरी कर भी दी, सो लॉट ऑफ चैलेंजेस। सो 3 मेजर चैलेंज थे आकाश, टू समराइज इट। 1 was funds to start with, the second was team, third was the operational challenges. We knew work, बट जो बाकी के ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं वो बहुत सारे थे कि यार हाउ एंड वेयर, राइट फ्रॉम सेटिंग अप ऑफिस टू बिल्डिंग एंड रनिंग 2 टीम्स, नौकरी नुक्कड़, टैलेंटोज, कहाँ फोकस करना है, कहाँ क्या करना है, एंड देन एग्जीक्यूटिंग इट इन अ वे कि यार प्रायोरिटाइजेशन करेक्ट हो और प्रॉफिटेबिलिटी निकलती रहे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू हैव अ टीम, यू हैव योर सेल्फ, यू हैव माउथ्स टू फीड, तो पैसा आएगा तो काम चलेगा। सो दीज वर द चैलेंजेस एंड आई थिंक दीज चैलेंजेस स्टिल रिमेन। ये कुछ ऐसे चैलेंज हैं आकाश जो सॉल्व 100% कभी नहीं होते। यू वुड नो इट एज योर सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर। तो फंड्स कभी पूरे नहीं पड़ते, लगता भी है पड़ गए तो यू डू मोर एक्सपेंशन, तो वो शॉर्ट हो जाते, देन यू नीड इट मोर ना। और अगर आप बोलो टीम, तो हमेशा लगती है यार वी हैव बिल्ड द मोस्ट कॉम्पिटेंट टीम, फिर 6 महीने बाद लगता है नीड मोर पीपल अक्रॉस। फिर ऑपरेशंस, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर लगता है 6 महीने बाद ये प्रॉब्लम अगेन है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अबाउट कंटिन्यूस सॉल्विंग थिंग्स। सो प्रॉब्लम्स रही, उनको सॉल्व करा, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। टुडे वी आर देयर इन द मार्केट फॉर लास्ट 8 years एंड सो फार डूइंग गुड। अभी कितनी बड़ी टीम है आपकी और किस तरह का बिजनेस का स्केल है आपका? वी वर्क ऑन अ मॉडल जहाँ पे हम बच्चों को फ्रेशर्स हायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। वी ट्रेन देम ऑन फंडामेंटल्स ऑफ रिक्रूटिंग। आई थिंक इन द लास्ट 5 years, starting 2019 till 2025, we have had almost 100 odd people who came and joined our consulting. उनका इंट्रोडक्शन टू टैलेंट एक्विजिशन इंडस्ट्री थ्रू टैलेंटोज हुआ। सो हमारा जो इम्पैक्ट है, which has not only been in the talent acquisition area of tech, but also giving new scope of employment for my own hometown, जो मेरा विजन था कि यार ये बच्चे नोएडा आ रहे थे, मैं उन्हें नोएडा में हायर कर रहा था, और ये बच्चे मेरे उत्तराखंड के होते थे। एंड आई एम नॉट बीइंग बायस्ड टू एनी स्टेट, बट देखो मैं उत्तराखंड का हूँ, सो आई कैन बी वोकल फॉर लोकल। और आई न्यू कि यार उत्तराखंड के बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, काफ़ी अच्छा एजुकेशन लेवल है, एंड टू इट इज़ लॉजिकल होते हैं। आई डोंट नो, आई कांट से कि दूसरे स्टेट वाले नहीं होते, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि यार मैं नोएडा में भी टीम सेटअप करके बैठा था, तो आई एंडेड अप हायरिंग ऑलमोस्ट 70% लोग फ्रॉम उत्तराखंड। आपके बेस्ट मंथ जो होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा आपने बिजनेस किया, कितना किया? So I think we have done revenues over 50 lakhs even in a month. So इट्स इम्प्रेसिव। 5,000 से आप सैलरी से अर्निंग से स्टार्ट करके 5,000 अर्निंग टू 50 लाख रुपीज़ अ मंथ अर्निंग, ये इम्प्रेसिव जर्नी रही है आपकी। it has been. So indeed it has been, and I think it is both that persistence has paid off. 2 is that time situation. So लोगों का सबसे बुरा फेस था, बोलते हैं कोरोना था। आई थिंक हमारी कंपनी का सबसे अच्छा फेस था कि हम कोरोना के टाइम पे ग्रो करें। हमने काफ़ी बड़ी टीम्स टेक की बिल्ड करी। वो पूरे साल आई थिंक टेक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ग्रोइंग थे। और आप ये सोचिए कि यार अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। यू वुड नॉट बिलीव अ पॉइंट कि यूक्रेन में लड़ाई हुई, उसका बिजनेस हल्द्वानी में आ गया। कैन यू थिंक ऑफ इट कि यार यूक्रेन की लड़ाई का इम्पैक्ट, वन ऑफ अ क्लाइंट्स अ टेलीकॉम कंपनी शट डाउन देयर ऑपरेशंस बिकॉज यूक्रेन में लड़ाई हुई, तो वो टीम इंडिया सेट होनी थी, एंड हल्द्वानी में बैठी हुई हमारी टीम ने वो बिजनेस डिलीवर कराया, एंड वी हैव हायर्ड दैट टीम इन इंडिया फॉर देम, एंड अदर्स ऑल्सो डिड इट, देयर ओन टीम एंड अदर वेंडर्स। बट मैं कई बार देखता हूँ ना कि यार Tier 3 में इम्पैक्ट ऑफ सच अ ग्लोबल थिंग। सो टीए वाले पीस में हमें वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ऐसे एक्सपेंशन मोड्स मिले, और साथ में ओवरऑल मार्केट हमारे लिए फेवरेबल रहा, तो पॉजिटिव देखा। तो यस, 5K से 50 lakhs अ मंथ भी गए और उतना ही माइनस भी गए। सो ऐसा नहीं है, पॉजिटिव ही देखा। कई मंथ्स ऐसे भी देखे कि जिसमें हमारी जेब से उतने पैसे लॉस भी हुए, वो पार्ट एंड पार्सल है, yes, पार्ट एंड पार्सल that's है how business it is. का। हाँ।
But a wonderful journey indeed. It has been a great journey so far. Sure. आज के जॉब मार्केट में क्या सबसे बड़ा चैलेंज है, एक कंपनी के लिए भी और एक जॉब सीकर के लिए भी? So, what I think the biggest challenge today is options. ओके, ऑप्शंस. Correct. So, today you have a lot of options both side. Employer also has a lot of options. Employee also has a lot of options. अब वो मार्केट नहीं रहा कि यार टाइम्स ऑफ इंडिया का वेंसडे का पेज उठाएंगे, एक्सेंट में जॉब आएगी. टुडे जॉब्स आर पॉपिंग अप एवरी डे, नोटिफिकेशन आ रहा है. एम्प्लॉय साइड में भी आ रहा है, एम्प्लॉयर साइड में भी आ रहा है. यू लुक एट इट इन दैट वे. सो अब जो चैलेंज रह गया है, आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड अ लॉट इन टीए. टीए इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एरियाज ऑफ वर्क बिकॉज हम टेक्नोलॉजी का यूज़ टैलेंट एक्विजिशन में सबसे पहले फंक्शंस में ऐसे करते हैं. I think you would be aware of it. Why? Because ATSAs and these are basic functions that have started way back, correct? So हम जब टेक यूज़ करें तो कनेक्टिविटी तो है. अब ऑप्शंस इतने हैं कि सेलेक्ट करने का प्रॉब्लम है. तो मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज लगता है, विच आई सी इज people have a lot of options to choose a job from, and companies have a lot of options to pick people from. Now there has to be a merge where platforms like InstaHire comes up with that solution कि AI enabled है, where you get the correct match, relevance दिख रहा है. और टेक वाले स्पेस में तो काफ़ी आप लोगों ने सॉल्व करा है, एंड आई लव यू गाइज फॉर दैट. दूसरा उसमें ये है कि यार दूसरे सेगमेंट्स भी देखो, कितने सारे टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए, इंटरव्यू प्लेटफॉर्म्स आ गए. सो व्हाट इज थिंग, अब जो चैलेंज है वो इवेल्युएशन है. करेक्ट EVP समझना, एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन समझना फॉर अ रिक्रूटर, मैचिंग इट विद द पर्सन. कल्चर इज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ. कॉम्पिटेंसी है, कल्चर है, प्रपोजिशन समझना. एम्प्लॉय का जो टेन्योर है ऑफ वर्क वो रिड्यूस हो गया है क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं. सो अगर इन सब चीज़ों को आप एनालाइज करो ना, तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज है भाई बहुत सारे ऑप्शन होना. उतने ऑप्शन ना हो आदमी के पास तो उतना चैलेंज भी ना रहे. एंड दैट इज़ वेयर आई सी. पहले स्टार्टअप्स देखो, स्टार्टअप्स कितने होते थे, कुछ नाम होते थे. अब आज की डेट में देखो यार कौन, सो मेनी स्टार्टअप्स कमिंग अप. सो दैट्स वेयर आई सी द बिगेस्ट चैलेंज, टू मेनी ऑप्शंस. राइट. नॉइज़ तो है, अभी हर चीज़ में आज के टाइम में नॉइज़ है. चाहे वो आप ऑप्शंस की बात करो, वो भी एक तरह का नॉइज़ है कि इतने सारे ब्रांड्स, इतने सारे कंपनीज़ हैं और उनके अलग अलग ऑप्शंस हो जाते हैं लोगों के पास. इवन अगर आप टाइम कंजम्पशन का बात करो तो किसी भी पर्सन के पास क्या वो प्रोडक्टिव काम करे या वो इंटरटेनमेंट पे लगे, इन्फोटेनमेंट पे लगे, राइट. तो उनके टाइम का भी जो हर कोई फाइट कर रहा है अटेंशन के लिए, राइट. तो पीपल आर नाउ मोर डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज उनके पास में सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, वो 10 ऑप्शन के साथ चल रहे हैं. राइट. ठीक है. AI, जैसे हम भी AI पे काम करते हैं, राइट, और हमने काफ़ी सारा प्रॉब्लम, जैसे आपने भी बोला, हमने चैलेंज सॉल्व किया है. आज के टाइम में आपको क्या लगता है AI और ऑटोमेशन रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री को कैसे चेंज कर रहा है? So lot would happen, Akash. It is just the start of it. So we were also discussing this कि यार अब जैसे हम कोडिंग करते थे, so we are talking about English is going to be the new coding language. You're getting it? English. Me and you have actually struggled कि हम इंग्लिश को सीखें. हमारे लिए इंग्लिश एक लैंग्वेज थी जो प्रॉब्लमेटिक थी. अब जो होगा, कोडिंग आपकी हो जाएगी, वो AI से हो जाएगी. इंग्लिश आनी चाहिए. व्हेन आई से इंग्लिश, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए. लॉजिकल सेंस ऑफ आस्किंग करेक्ट क्वेश्चन. कि यार AI को आप बोलोगे ना, प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हो, करेक्ट. तो अब क्या है, जो हम कहते हैं ना, फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए. लोग इसे समझ नहीं रहे. एंड आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, जो आदमी फंडामेंटली करेक्ट वे में चीज़ों को समझेगा वो बेटर वर्क करेगा. सो पीपल में फील कि यार टूल्स आ गए तो फंडामेंटल नॉलेज विल गो अवे. ये काम मेरा ये सॉल्व कर लेगा, AI सर्च बनाने की ज़रूरत नहीं है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी डन. बट मशीन है ना, मशीन को तुम करेक्ट चीज़ बताओगे तो करेक्ट करेगा. सो फॉर एग्जांपल सर्च, आप सर्च बोलो यार लैंग्वेजेस बताओ, तो वो बोलेगा जावा, PHP, ये. आप बोलोगे यार मुझे फ्रेमवर्क्स बताओ, तो वो तुम्हें दूसरा आंसर देगा. अब तुम उससे क्वेश्चन ये पूछ लोगे कि लैंग्वेज वाली फ्रेमवर्क बताओ, तो योर फंडामेंटल इज रॉन्ग. So with AI will be the enabler. We will have to be more fundamentally strong with things. Our logic has to be more strong. तो कल को जो ज़माना आना है, मुझे लगता है AI will impact every industry. Specifically in the TA space, I see AI impact करेगा doing
one thing which is filtration. आपको क्या लगता है एआई जो है सो रिक्रूटर्स को रिप्लेस कर देगा? Never, ever, never. वाई? बिकॉज वी आर ह्यूमंस. बात तो आप आज सीरी से भी कर सकते हो, बट वाइफ से जो बात करने में मजा है वो सीरी से बात करने में नहीं है. वैसे ही कैरियर में भी क्या होगा, वाई विल नेवर एवर बी एबल टू रिप्लेस रिक्रूटर्स, बिकॉज वी वॉन्ट ह्यूमन इंटरफेस. रिक्रूटर को तब रिप्लेस करोगे कि यार हर चीज़ आप ना प्रोसेस पे नहीं डाल सकते. ट्रस्ट एक चीज़ है, कन्वर्जेशन नेगोशिएशन एक चीज़ है. अब रोबोट से बोलो नहीं 17 लाख नहीं 17.5 में आ जाऊंगा, रोबोट कह रहा है नहीं आ पाओगे, बोला नहीं मैं आ जाऊंगा. अभी लुक एट द कन्वर्जेशन. आप खुद सोचो कोई सैलरी नेगोशिएशन चल रही है और रोबोट कर रहा है, एआई कर रहा है, चैटबॉट कर रहा है, तो क्या करोगे? एंड यू फ्रॉम IIT CS, तुम उसे कितना एंटरटेन करोगे? नहीं करोगे सर. दैट गाय विल से ओके गेट लॉस्ट, यू डोंट हैव अ ह्यूमन यू कैन टॉक टू मी. आप बताओ ना आप उसकी वैल्यू क्या कर रहे हो एम्प्लॉय की? आप एम्प्लॉय की वैल्यू ही नहीं कर रहे, बिकॉज इट इज ऑल्सो अबाउट आपने पूरी प्रोसेस तो ऑटोमेट कर दी, ह्यूमन एलिमेंट चला गया ना, पूरा चले गया. और दूसरा चीज़ है भाई, वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस एंड वी इन इंडिया वी वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम समवन. और कई बार मैं एक स्टेटमेंट आप बहुत बार सुनते हो कि अरे मैं श्योर कर रहा हूँ हो जाएगा. पता नहीं क्यों कहीं पे लिख के नहीं देता आदमी, पर बोल देते हैं कि यार श्योर है तो है. सो दैट ह्यूमन टच विल नेवर गो मिसिंग. एक्चुअली हमारे इंडियंस के लिए ये रिलेशनशिप, ये इमोशंस बहुत ज़्यादा ऐसे भी मैटर करता है. वी आर अ वेरी इमोशनल कंट्री. एवरीवन. और दूसरा ना इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है कि यार मेहमान आया घर पे, आप एक नया एम्प्लॉय ला रहे हो, इसका मतलब भाई साहब मैं तो आई कंसिडर इट टू बी लाइक एन मेहमान ला रहे हो, बहू लेके आ रहे हो. उतनी वैल्यू होनी चाहिए एक नए एम्प्लॉय की. क्यों होनी चाहिए? उसका रीज़न ये है कि भाई समवन इज़ कमिंग टू योर कंपनी. आप देखो छोटी छोटी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ इतना ग्रेट काम क्यों कर जाते हैं? बिकॉज उनका वर्क उनको स्पेशल फील करा रहा है, उनका इन्वायरमेंट उनको स्पेशल फील करा रहा है. AI विल टेक दैट स्पेशल फीलिंग. फ्यूचर हायरिंग ट्रेंड आप क्या देखते हो रिक्रूटमेंट में? More number of companies, more smaller companies, more competent companies, breaking up of processes. Larger companies बनना बंद हो जाएंगी. We will not have too many 10,000, 20,000, 50,000 people companies. I see companies will become smaller, competent to their own practice, and evolve to more smaller orgs, more automated, more small, more billing. So 250 लोगों की और $1 billion. इस तरीके की मोर ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी, मोर एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड. एक जो मिथ आई हियर अ लॉट, AI विल टेक योर जॉब्स. नो, नेवर. द पॉइंट आई से AI विल नॉट टेक योर जॉब्स इज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव इवॉल्व्ड. इफ़ यू लुक एट द इवोल्यूशन, जॉब का नेचर चेंज हो जाएगा. जैसे पहले कंटेंट राइटर होते थे, फिर कंटेंट का अपना स्पेस देखो, आज की तारीख में कंटेंट में 15 स्पेस हैं, 20 स्पेस हैं. वो और भी ब्रेक होंगे, 50 स्पेस बन जाएंगे. अब HR था हमारे ज़माने में, आपको बता रहा था 2009 में HR होता था. आई कैन टेल यू 12-15 फंक्शंस इन HR टुडे. राइट. अलग अलग फंक्शन, उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट है, उसके लिए अलग अलग पीपल है, उसके लिए अलग अलग कॉम्पिटेंसी है, उसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं. सो व्हाट वुड हैपन इज मोर एक्सपर्ट्स, स्मॉलर कंपनीज, larger manpower engagement would happen. There will not even be a reduction of overall manpower utilization for sure. I don't see it happening. I maybe people are talking of it कि AI से जॉब चले जाएंगे, नहीं जाएंगे. रिमोट हायरिंग और फ्रीलांस, ये क्या अभी हायरिंग ट्रेंड में आगे बढ़ने वाला है? कंपनीज ज़्यादा इस पे कल्चर ओरिएंट करेंगे? करेक्ट. सो आकाश, इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं. एक है कि यार हम गिग इकोनॉमी से अचीव क्या करना चाहते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में देर इज़ अ लॉट ऑफ मैन पावर दैट इज़ अनयूटिलाइज्ड. सो अगर आप डेवलप्ड नेशंस में देखो, 50% ऑफ वुमेन्स आर वर्किंग. इन इंडिया ओनली 15% ऑफ वुमेन आर पार्ट ऑफ वर्क फोर्स. अगर हम उस कैपेसिटी को 15% से 35% ले जाना चाहते हैं और हम उस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए गिग इकोनॉमी का इन्वॉल्वमेंट करें, सो ऐसे एरियाज में गिग इकोनॉमी विल वर्क वंडरफुली वेल. दूसरा उसका पार्ट है, गिग इकोनॉमी इज़ वेरी डिफरेंट देन रिमोट वर्किंग. अब रिमोट वर्किंग में देखिए दो चीज़ें हैं. रिमोट वर्क फॉर डिफरेंट वर्क्स विल डिफर. सो आप कई जगह आप देखोगे कंपनीज वापस बुला रही हैं एम्प्लॉयज़ को कि यार आओ और हमारे ऑफिस से ही वर्क फ्रॉम ऑफिस करो. सो कई जगह ये पॉजिटिव एरिया में जाएगा, कई जगह ये थोड़ा रिड्यूस होगा. वैल्यू टॉक ऑफ रिमोट वर्क. ऑन द गिग इकोनॉमी पार्ट वी विल गो सब्सटेंशियली हाई विद टाइम. वाई? बिकॉज
हम इस समय सिर्फ स्किल्स को यूटिलाइज करने की बातें करना शुरू कर चुके हैं। एजुकेशन को छोड़ो, स्किल लाओ, स्किल बेस्ड हायरिंग, करेक्ट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हायरिंग, ये गिग इकोनॉमी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी मैक्रो सेंस में, क्योंकि मोदी जी एंड एवरीवन अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब आर लुकिंग फॉर सच थिंग्स। बिकॉज प्रॉब्लम सिर्फ एक कंपनी की सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्री को सॉल्व करना नहीं है, प्रॉब्लम है पूरे इकोनॉमी की कैपेबिलिटी टू वर्क एंड अर्न बढ़ाना, करेक्ट। सो हम टेक में काम करते हैं तो हमारे लिए गिग वर्ड या फिर ये रिमोट वर्ड बहुत मतलब कॉमन है, प्रोमिनेंट हो गया है। पर अगर आप देखो ना, कई एक मेजर पार्ट ऑफ, वी आर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर इकोनॉमी टू टेल यू, करेक्ट, वी डो में कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑन द प्रॉफिट एंड रेवेन्यू पार्ट, पर वैसे हम बहुत छोटा पार्ट है। पर यार देखो 70-80-90% लोग तो ये कर नहीं सकते ना। अब सेब उगाना है तो रिमोटली तो उगा नहीं सकते, करेक्ट। कुछ तुमने हर्बल चाय बनानी है वो नहीं कर सकते, बादाम तोड़ने हैं, कॉफ़ी बनानी है, एग्रीकल्चर का पूरा सेगमेंट नहीं हो सकता, मैन्युफैक्चरिंग पूरा नहीं हो सकता, यू गेटिंग मी। सो कैपेसिटी बढ़ानी है, उसमें रिमोट हेल्प करेगा, गिग विल हेल्प मोर, करेक्ट। ओवरऑल इन सब का ग्रोथ ही होता जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है सर पर कैपिटा इनकम बढ़ाना, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी कैसे? जब हम अपनी स्किल्स को यूज़ करेंगे, और उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो आई सी दैट इट विल गो हाई, इट विल इंक्रीज परसेंटेज बाय परसेंटेज, एंड वी इन द एंटायर इकोनॉमी, इफ़ यू वुड नो, हम लोग इन इंडिया on the global front, we are the number one players who are setting up companies outside India. 42% है, we are looking at the stats. So भाई इतने परसेंटेज ग्रोथ जब हमारी हो रही है, बाहर हम जा रहे हैं, तो we would actually be on the forefront of it. और हमारी सबसे यंगेस्ट वर्क फोर्स है। सो जिस टाइप की इकोनॉमी की बात करोगे ना आकाश, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर इंडिया। वी आर वेल एजुकेटेड, we are very highly competent, and we know in India what we are doing. So that's how it's going to be. So we are going to grow in all the areas as such. अगर कोई फ्रेशर या कोई भी जो जॉब स्विच करना चाहता है, वो अगर कोई अपनी ड्रीम जॉब के लिए परस्यू करता है, तो उनका पहला स्टेप क्या होता है? सो आकाश, सबसे पहली चीज़ है डिफाइनिंग योर ड्रीम जॉब। सो जैसे मैंने आपको बताया कि यार मेरा क्लियर हो गया था 6 महीने में कि मैं यही HR में परस्यू करूँगा, टैलेंट एक्विजिशन कंसल्टिंग खोलूँगा। ड्रीम जॉब है क्या तुम्हारा, वो डिफाइन करना। सेकेंड इज स्किलिंग योर सेल्फ टू बी और बी देयर व्हेन दैट जॉब कम्स अप, करेक्ट। सो फॉर एग्जांपल आज की तारीख में आप एक बीटेक करे हुए प्रोबेबली एजुकेटेड स्टूडेंट हैं, सो यू विल बी कॉल्ड एन इंजीनियर, बट आपको बनना है फोटोग्राफर। सो आपने एजुकेशन तो कर ली, पर ड्रीम जॉब क्या है तो डिफ़ाइन करना है। पापा लोगों ने तो डिफ़ाइन कर दिया कि बीटेक करो बेटा, तो कर लिए बीटेक, पर बनना क्या है? फोटोग्राफर। तो ये डिफ़ाइन करना पार्ट 1 है। पार्ट 2 है कि यार अब अप स्किल करो कि यार फोटोग्राफर बनना है तो फोटोग्राफी सीखनी पड़ेगी ना। सो यू विल हैव टू हैव दोज कैपेबिलिटीज बोथ थ्रू लर्निंग, 2 एक्सपेरिमेंटेशन, 3 एजुकेशन। तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी एंड देन यू कैन गेट योर ड्रीम जॉब। इसमें एक जो थर्ड पार्ट आता है, ड्रीम जॉब मिलना भाई, और ड्रीम जॉब को कंटिन्यू कर पाना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। एंड यूथ नीड टू अंडरस्टैंड गेटिंग द ड्रीम जॉब इज़ अ सेपरेट पार्ट, कंटिन्यूइंग विद योर ड्रीम जॉब एंड अचीविंग समथिंग इन दैट ड्रीम जॉब इज़ अनदर पार्ट। सो कंटिन्यू का जो पार्ट है वो परसिस्टेंस है, एंड एवरी वन नीड्स टू अंडरस्टैंड एज अ फ्रेशर you will learn, you will fail, you will unlearn, and then you will have to learn again. Then you will succeed. That's what I see. What are the most important element of a optimized resume and LinkedIn profile? जिसको भी जॉब सीकर है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है एक ऑप्टिमाइज्ड रिज्यूमे जो ज़्यादा आई बॉस ज़्यादा अटेंशन देगा? ठीक है, सो ये काफ़ी अच्छा और सीक्रेटिव क्वेश्चन है। मैं आपको इसका एक क्रक्स बताता हूँ, नॉट ओनली कि यार लिंक्डइन पे क्या, कोई भी जो रिज्यूम है आकाश, उसमें 7 फैक्टर्स होते हैं। ओके 7 फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर होता है स्किल्स। तो आपके जो स्किल्स हैं, जिस जॉब को आप ढूंढ रहे हो, वो आपके पोर्ट्रेड होने चाहिए ऑन द पोर्टल। सेकंड है आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्लियर होनी चाहिए। थर्ड है आपके प्रोजेक्ट्स, आपने करा क्या, तो स्किल आप सेम यूज़ कर रहे हो पर प्रोजेक्ट अलग है।
स्किल आप सेम यूज़ कर रहे हो पर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है. यू नीड टू पोर्ट्रे प्रोजेक्ट इन द वे यू हैव डन इट, अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, एंड देन टाइटल कि कौन सी कंपनी, कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा एरिया ऑफ वर्क, ये क्लियर होने चाहिए. एंड देन इट कम्स आउट टू बी कि अदर फैक्टर्स कि यार तुम्हें क्या अदर कॉम्पिटेंसीज आती हैं या कोई भी जो एरिया ऑफ वर्क तुम्हें एडिशनली आता है, तो ये तुम दिखाना चाहते हो इन एनी ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स. बट देन द अदर पार्ट ऑफ इट इज़ जो तुम कर रहे हो वर्सेस कि तुम्हें जॉब कौन सी चाहिए. करेक्ट. सो तुम्हें इंश्योर करना है कि यार जब आप कोई जॉब पर्टिकुलरली ढूंढ रहे हो, सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक मैनुअल टेस्टर रहे हो और आप ऑटोमेशन टेस्टिंग की तरफ को अब मूव हो गए हो एंड नाउ यू वांट अ जॉब इनटू ऑटोमेशन टेस्टिंग, सो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ स्किल, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री, टाइप ऑफ कंपनी शुड बी व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, नॉट व्हाट यू आर जस्ट डूइंग. और यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत बड़ा गैप है. आदमी पूरे पूरे विष्णु पुराण लिख देता है कि यार ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी. ऐसा नहीं है. योर फोकस शुड बी ऑन वन थिंग कि ये 6-7 फैक्टर्स जो हैं इसमें तुम्हारे एग्जैक्ट कीवर्ड्स जो तुम्हें डिफाइन करें, और वो डेफिनेशन जब ढूंढने लगो तो वो कहाँ मिलेगी, वो आपको जॉब में मिलेगी. सो रिज्यूम बनाने से पहले एक तो 7 फैक्टर्स का ध्यान करना है. दूसरा, आपने जॉब में ढूंढना है कि ये लोग ढूंढ क्या रहे. अगर आप अपना रिज्यूम बनाने से पहले जॉब्स सर्च करो जिनमें आप अप्लाई करना चाहोगे, उनको स्टडी करो एंड देन मेक योर प्रोफाइल आइदर ऑन लिंक्डइन और ऑन इंस्टा, नौकरी, वेयर एवर यू वांट टू. और अ बेसिक रिज्यूम यू सेंड थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो, उसमें वो जॉब के 7 फैक्टर्स अगर आपके रिज्यूम के 7 फैक्टर्स से मिल रहे होंगे तो आपका रिक्रूटर विल पिकअप योर प्रोफाइल, हायरिंग मैनेजर विल पिकअप योर प्रोफाइल. बस अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. What's the best advice for cracking a job interview? That's a very tough one. So people think that interview is being taken by someone else. That's where I see people make mistakes. Because the first question that interviewer asks is his. So आपने अगर शुरू करा है क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. And if I am a good person, I can give you an answer that your second question will be based on that. लीड करना. करेक्ट. सो इंटरव्यू लेने वाले को ये पता ना चले कि भाई इंटरव्यू तुम ले तो रहे हो पर लेवा मैं रहा हूँ. सो इफ यू कैन बी आर्टिकुलेटेड एंड योर आंसर्स कैन लीड टू वन मोर क्वेश्चन. मैं काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करता था कि यार इंटरव्यू देने गया हूँ तो उसको उसने पहले क्वेश्चन पूछा कि यार यू नो दिस इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू नो हाउ हैज़ बीन योर कैरियर. दैट इज़ इट. उसके बाद आई कैन कमांड द मोस्ट ऑफ इंटरव्यू बिकॉज आई विल गिव हिम वन टिप at the end of that answer. He will continue the question from there. So for example, you ask me something, I'll tell you that, you know, we do product engineering, hiring, we call it PE and DAD. Now you will be inquisitive, what is PE and DAD? You will ask me what is PE and DAD. I'll tell you product engineering and data science, analytics. So you will ask me, okay, what you've done in this. So I can actually guide. So best way to cracking an interview is basically taking the command over the interview. Two to it is preparing well with a copy, with a pen, with a written portfolio. Because अब मैं 15 साल एक्सपीरियंस वाला हूँ. फ्रेशर्स के लिए और उनके लिए तो आसान है. 15 साल में कई बार हम भूल जाते हैं हमने क्या करा. करेक्ट. एंड वी डोंट प्रिपेयर. हमें लग रहा है कि यार वील डू इट. सो सिट डाउन बिफोर इंटरव्यू, प्रिपेयर व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, टू प्रिपेयर व्हाट आर योर आंसर्स, एंड मेक श्योर दैट 70% ऑफ इट इज omitted and it is crisp. So that in 30-40 minutes you actually have the first 10 minutes कि अगर उसको हायर करना है सीनियर लेवल पे तो वो सॉल्व हो जाता है. और अगर तुम घूमते रहते हो तो नहीं होता. सो यू नो प्रिपरेशन, टू टू इट इज कमांड. 2 थॉट्स हैं मेरे जिस पे कोई भी आदमी इंटरव्यू क्रैक कर सकता है. Any unique strategy that candidates overlook? Unique strategy that candidates overlook? Reading the job description. Very fundamental. But if you actually ask a lot of people who have come for an interview, you ask them what is the job description, they will say okay, we read it, but this, and I have seen it with a lot of senior people happening. They come there, they read it, okay, it is CEO positions. They don't go through the entire job description. So one point is just go through the job description first. Prepare your interview from the job description.
उसको वो चाहिए भाई, उसको वही सुना दो ना जो उसे चाहिए, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा. So that's where I see a very basic fundamental gap, not, complex can be anything. सबसे चैलेंजिंग रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट आपके टैलेंटोज में क्या रहा है, किसके साथ रहा है? Most challenging, you can say assignment for us has been one of the startups where the CTO and the founder had no idea of what they were hiring. ओके. So that is the challenge, because if they know what they are hiring, it is solvable. We recently worked with one of the unicorns where the only criteria they wanted people from the most premium of institutes. But the budget was, we will only give you a 15% hike. And I am very shocked at the thought process that, even if you want to go and buy the best of t-shirts, you would know your budget. Correct. You can't say कि 1,000 रुपये मैं नाइक खरीद के लाऊंगा, फ्लिपकार्ट से नाइकी लूंगा and I'll buy it at 1,000 rupees because my budget is 1,000 rupees and that's how things work in my area because I'm gonna wear the same t-shirt. Doesn't work. I see it in the same way. Talent is also what you're, taking up from the market. Right. So I see the challenge with them was unclarity of thoughts of hiring and just evaluating talent based on what you can pay. Though may bring HR parities, but will not bring the best of talent. So we felt a lot of challenge. We had almost 150 odd people being evaluated, 7-8 offers being made in, but none of the people joining the company. The point is, why would they join? They are the best of India. They would not join your company. So as a founder, you need to understand you want best of it. Get ready to pay them with fair value of it. So that's the best, biggest challenge I have seen so far. What's the best and most difficult part of being a founder? The best and worst thing about being a founder is having the correct team. So why it is both a boon and a challenge, the reason of it is कि यार देखो, आदमी अगर अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर डिपेंड कर लो, उसको ग्रो करो, बट वो आदमी तुम्हारे साथ रहे, रिटेन्ड रहे, उसको तुम्हारे साथ वो इंटरेस्ट रहे, ये अपने आप में चैलेंज है. और अगर अच्छे लोग चले जाते हैं तो एज अ फाउंडर दैट्स द वर्स्ट थिंग, बिकॉज डेलीगेशन, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि यार एज अ लीडर डेलीगेशन होना चाहिए. बच्चे को जब तक एक्सपोजर नहीं दोगे वो सीखेगा कैसे? तो सीखेगा, अब वो चले गया तो सिखाना भी चैलेंज है. और भाई सीखे के बाद कहीं जा रहा है, वो अच्छा भी लगता है कि अच्छी जगह जा रहा है, या फिर यहाँ चले गया, बट वो अपने आप में एक दोनों चीज़ें लगता है मुझे. पीपल आर द प्रॉब्लम ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजेशन. सो पीपल आर गुड, और प्रॉब्लम सॉल्व करना इज गुड, प्रॉब्लम सॉल्व ना करना बोथ आर गुड. मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस इज़ अ वेरी टफ फॉर एनी स्टार्टअप फाउंडर. तो आपने कैसे मैनेज किया इसको? Delegation. So I am into talent acquisition. My phone would not ring more than twice for any work in a day. So इस level तक delegate करा हुआ है आकाश. And I live a wonderful life. I think you must have seen my post across. I keep traveling, I keep roaming around. मेरा अच्छा life है, और मेरी लाइफ का मतलब ये है लाइफ स्टाइल. सो अगर लाइफ स्टाइल जिस तरीके से आप जीना चाहते हो अपनी वो नहीं जी पा रहे, तो यार काम करके कोई फ़ायदा नहीं है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. एंड डेलीगेशन इज़ द सॉल्यूशन टू लाइफ, द एंटायर वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉब्लम. सो यू शुड गिव योर पीपल दैट अपॉर्चुनिटी. फॉर समवन हु शुड स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, आपका क्या एक क्रिटिकल एडवाइस होगा उनके लिए? So run your plan over 10 times before you start anything. Idea may be exciting. The point is not just getting into 0 to 1. Point is to run it from 1 to 100. So execute तब करो जब तुम्हें sure है कि you can do wonders. दूसरा, have money. So when I say have money, not for just your company, but also for yourself to sustain for a year or two, जहाँ पे आप उस स्टार्टअप के लिए या फिर उस आइडिया के लिए टाइम दे पाएँ ना. कई बार एंथुजियाज्म में आदमी स्टार्ट तो कर देता है, फिर उसे लगता है यार ये तो बड़ा टफ हो गया. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो प्लानिंग, री रनिंग द प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज के नए जनरेशन जेन जी को अगर आपको एडवाइस देना होगा तो एक वन पीस ऑफ एडवाइस क्या देना चाहोगे आप करियर के बारे में? Be more hardworking. So they have lost the essence that hard work can solve a lot of problems. They are more focused on smart work and all those things. Good है, but hard work करना ही पड़ेगा. And I think वो Gen Z से जब थोड़ा एज में ज़्यादा जाएंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा. So hard work is what I would say.
रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में वुमेन का डोमिनेंस काफ़ी अच्छा है, स्पेशली टैलेंट एक्विजिशन में, राइट? तो आपको क्या लगता है ये आगे डोमिनेंट रहेगा? मेरे ख्याल से कुछ स्किल सेट्स भी हैं जो वुमेन के लिए काफ़ी एम्पैथी और वो जो है वो मैच करता है टैलेंट एक्विजिशन, इसकी वजह से उनका डोमिनेंस इन द डाइवर्सिटी ऑफ रिक्रूटमेंट है। आपका क्या ओपिनियन है? सो आकाश मतलब ऐसे पहले कहते थे ना कि शादी के रिश्ते आते थे या फिर ऐसा तो कहते थे यार वुमेन आई हैं तो टीचिंग में होते थे, या फिर वुमेन के लिए एक प्रोमिनेंट एरिया एचआर होता था। तो ये दो प्रोफेशनल ओरिएंटेशन काफ़ी रहती थी। और प्राइवेट वाले सेगमेंट में देखो तो एचआर वाज द प्रोमिनेंट रोल दैट वुमेन यूज्ड टू डू। Now, women are everywhere. I think there has been a drastic change in the diversity inclusion of women. Women has, actually fought pretty well across the areas, proven their potential. So, women का I think हमारे TA industry में तो I have had a lot of women wonderful bosses. आई थिंक वुमेन आर लीडिंग द शो इन टैलेंट एक्विजिशन, एंड जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तब से मैं देख रहा हूँ वुमेन हैव बीन डूइंग ग्रेट वर्क। सो टीए का रोल, टीए के एरिया में वुमेन का एम्पावरमेंट बढ़ता ही जाएगा, एंड इन अदर एरियाज ऑल्सो वील सी अ लॉट ऑफ इंक्लूजन ऑफ वुमेन। सो दैट्स व्हाट वुड हैपन। Which is actually a really great news. Wonderful news, wonderful news. I think women coming into the corporate involvement bring a lot of structure, bring a lot of patience, bring a lot of culture. So I think it's a great thing. Like for a family, it is. It's the same way for a corporate. रिक्रूटमेंट एजेंसीज में फ्रॉड और ऐसा कुछ होता है? बहुत होता है। सो हर एक सेगमेंट है आकाश। सो कई लोग 500-500 रुपये लेके कंसल्टेंसी टाइप फर्म्स कहते हैं ना कि यार कंसल्टेंसी में गया था, 500 रुपये लिए, वो भाग गए, जॉब नहीं दी। सो देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना हाई है कई एरियाज़ में। नॉर्मल ग्रेजुएट है, वो बच्चा नौकरी ढूंढने जाता है, उसे एक आशा मिलती है कि यार 500 रुपये दे दे। अब वो देखो कंसल्टिंग के प्रोस्पेक्ट से देखो तो यार उस प्रोस्पेक्ट से आप देखोगे कि अगर उसे वो 500 रुपये नहीं मिलेंगे तो वो जो 20 लोगों की नौकरी लगा पा रहा है ना, वो भी नहीं लगा पाएगा, बिकॉज द कंपनी इज़ गिविंग देम 15-20,000 रुपीज़ अ प्लेसमेंट। तो उसको भी अपने ऑपरेशन रन करने हैं और ये बच्चों को भाई नौकरी चाहिए। तो ये जो डिमांड और सप्लाई का गैप बन जाता है ना, इससे कई लोग फ़ायदा उठा के भाग जाते हैं। तो एक तो ये टाइप के फ्रॉड होते हैं। दूसरा एक फ्रॉड होता है यार गलत ऑफर लेटर्स, दुबई से ऑफ़र आया, यहाँ से आया। उसमें मुझे लगता है मेनली एजुकेशन का थोड़ा सा पार्ट है, जहाँ पे अगर कैंडिडेट्स वेल एजुकेटेड हों, उन्हें समझ में आए क्या जेन्युइन है क्या नहीं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, इसका क्या रीज़न है? सो आकाश, इसके एक रीज़न नहीं है, मल्टीफोल्ड रीज़न है। सो फॉर एग्जांपल कि यार हम लोगों को ट्रेन करते हैं, पर कई इंडस्ट्रीज़ काफ़ी क्विकली इवॉल्व हो जाती हैं। तो जब तक ट्रेन करके उनको हम मार्केट में लाते हैं, वो इंडस्ट्री चेंज हो जाती है, फिर वो बच्चे दूसरा जॉब देखते हैं। तो दो तरीके की इंडस्ट्रीज़ है। एक तो है देखो ऑर्गेनाइज, जिसमें तुम्हें करियर पाथ दिख रहा है, तुम्हें सब विजिबल है कि हम ये बनेंगे ये बनेंगे। एक है अनऑर्गेनाइज। सो लेबर देख लो, या लेबर मान लो आप लेबर की बात करो तो वो फैक्ट्री में भी लेबर है, सिविल साइड में भी लेबर है, रोड भी बना रहा है। तो उनके हिसाब से अगर आप सोचो ना स्किल प्रॉब्लम को, तो देखो उनको कोई करियर पाथ नहीं है। पर अगर उसमें से एक लेबर पेट्रोलियम की इंडस्ट्री में काम करने लगे, अब सोचो उसका सैलरी कितना बढ़ गया। करेक्ट। पर वो लेबर अगर एक साइट में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी 800 रुपये, वो घर पे काम कर रहा है 600 रुपये। यू गेटिंग इट? सो प्रॉब्लम है मेन अप स्किलिंग की, कि हमारे पास वो एक बेसिक विजन नहीं है, और वो शायद होना बहुत मुश्किल है कि अगले 2 साल में क्या है, एंड व्हेन वी रीच दैट 2 years, अगले 2 साल में क्या है। बट गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ डूइंग वंडरफुल स्टेप्स कि यार लेबर वालों को भी ट्रेन करके अ लॉट ऑफ यूएई कंट्रीज़ एंड एवरीवेयर हम लोग भेज रहे हैं ताकि वो उन फुलफिलमेंट्स कर पाएँ। सो गैप ऑफ कॉम्पिटेंसी, स्किल वर्सेस द एंटायर मार्केट डायनेमिक्स, इन सबको देखो 100% बैलेंस कर पाना ना किसी कंट्री के पॉसिबिलिटी है। उसके बाद भाई पॉपुलेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, रीच का प्रॉब्लम आ जाता है, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। सो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जो रहेगी, बट वी विल ट्राई कीप बैलेंसिंग अक्रॉस इट। और कहीं ना कहीं पे आई थिंक ओवरऑल व्हाट मैटर्स इज वेदर यू आर एबल टू अर्न। इफ़ यू हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न समहाउ और द अदर, जैसे अभी काफ़ी सारे सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोसेसेस आए हैं, उनसे बहुत हेल्प होगी। सो एक बेसिक अर्निंग अगर मिल जाए तो कैपेबिलिटी और बिल्ड हो सकती है। सो दैट्स वेयर आई सी कि यार ये चीज़ें हल्की हल्की करके सॉल्व होंगी, पर 100% कभी सॉल्व नहीं होंगी। डिफरेंट कॉलर्स ऑफ जॉब होते हैं, ब्लू कॉलर, ग्रे कॉलर, वाइट कॉलर। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों होता है ये डिफरेंट कॉलर्स और क्या होता है? सो एक्चुअली होता है ऐसा है कि पहले जो सिस्टम था वो ऐसा था कि यार तुम जैसा काम करोगे उस हिसाब से आपका हम कॉलर डिफाइन। अगर तुम्हारा कॉलर गंदा होना है तो आप कौन सी शर्ट पहन के जाओगे? ब्लैक।
करेक्ट। सो ग्रे हो गया, फिर आ गया ब्लू हो गया कि डार्क होगा तो धूल नहीं दिखेगी आस्तीनों में। पहले ये सारे सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग से मेजरली आए हुए हैं, और उसके बाद जाके फिर आपका आ गया तुम्हारा सेमी टाइप का जॉब है तो वो आ गया ग्रे। फिर तुम्हारा आ गया कि यार वाइट, ऑफिस में बैठे हैं हम, क्लर्क हैं एंड अबव, सो इवन द क्लर्क वुड बी वाइट कॉलर्ड एट टाइम्स। जो ऑफिस में बैठ गया मतलब वो मैनेजर टाइप्स हो गया या सुपरवाइज़र हो गया। तो ये हिरार्की ऐसे आई कि यार कि ये इंडस्ट्री से हल्के हल्के इवॉल्व हुई। इवोल्यूशन क्या रहा है स्टाफिंग इंडस्ट्री का? सो आकाश, आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आप सोचो पिरामिड्स बने, तो एलियन वाली थ्योरी और ये तो अलग है, पर आप देखो किसी ने बनाए, करेक्ट। तो आप सोचो उस समय स्टाफिंग कैसे होती होगी, कभी आपने सोचा है कि यार उस समय लोग घोड़ों में पकड़ के औजार लेके जाते थे, एक गांव में घुसे और स्लेव्स बना के ले आते थे। आई एम नॉट सेइंग स्लेवरी वाज अ काइंड ऑफ स्टाफिंग, बट अगर नॉर्मली देखो तो स्टाफिंग तो हुई ना, लोग चाहिए थे, उन्हें बांध के लेके आए। वहाँ पे तो स्लेवरी ही हुई थी इजिप्ट में तो, और वो करेक्ट, स्लेवरी भी थी। अगर हम कॉमर्शियलाइजेशन में एस्पेक्ट देखें ना, वो स्लेव तो बेचारे स्लेव थे, पर वो जो घोड़े में गए और वो लेके आए ना, हमने वो पिक्चर देखी हुई है। सो उसमें देखोगे तो यार वो एक तरीके से स्टाफिंग ही तो हुई, रिक्रूटमेंट ही थी वो, रिक्रूटमेंट थी, थोड़ा गुंडई वाली रिक्रूटिंग थी, बट थी तो वही। सो इवॉल्विंग इंडस्ट्री रही है, और हमेशा से जब से एक जॉब क्रिएट हुआ उस दिन से स्टाफिंग इंडस्ट्री आ गई थी। सो आई टेल अ लॉट ऑफ पीपल वी आर द मोस्ट एंशियंट इंडस्ट्री एंड वी विल बी द मोस्ट modern and the most evolving industry. The reason of it is humans will be required always to do something or the other. It would come up with new names, it would come up with new paraphrases, it would come up with a lot of new things, but देखो स्टाफिंग रही है, रहेगी और हमेशा इवॉल्व होती ही जाएगी। आपके पास ऐसी कौन सी हायरिंग्स है जो आप हमारे व्यूअर्स को दे सकते हो, जिस पे हम वो अप्लाई करेंगे, जो आप अपने खुद के लिए भी करते हो या आप अपने क्लाइंट के लिए करते हो जिसके लिए डिमांड रहती है? सो आकाश, हमारे लिए तो टैलेंटोज में वी नीड, कोई भी हल्द्वानी में अगर बीटेक MBA बच्चा है, टैलेंट एक्विजिशन में अपना करियर बनाना चाहता है, इज़ गुड इन कम्युनिकेशंस, आई थिंक वो हम लोगों को डायरेक्टली रीच आउट कर सकता है। एंड टू इट इज़ ऑन द क्लाइंट साइड, any developers starting from SD1, 1 years of experience, any language, C++, Java, .NET, PHP, base framework, backend developers, or in the front end side or in the data side, anyone who is in the tech space, you can send your resumes to us. Our clientele would include one of the largest companies across in the tech space. We have always been working with unicorns of the world. We have always been working with major tech organizations, building teams for them. Calling out the name of a particular client would not justify. I think there are roles across positions, across levels. I think anyone in tech can go ahead and apply at Talentos. We'll see where you fit in, and we would love to, give you an opportunity. That's where we say empowering potential, and that's what we do. आई एम श्योर जो आपने रोल्स बोले हैं वो हम डिटेल्स डालेंगे, और हमारे पास में काफ़ी एप्लीकेशंस आ रहे हैं फॉर डिफरेंट फाउंडर्स जिनसे हम बात कर रहे हैं। तो हम आप जो भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे हम उनका रिज्यूमे आपको फॉरवर्ड करेंगे ताकि आप उनको प्लेस कर पाएँ, उनको हेल्प कर पाएँ। True, Akash. So I think it's been wonderful connecting with you, Akash, and I wish you all the best in this journey, in the new journey you have embarked, and I'm very sure that this would be a new milestone for you. ग्रेट कैचिंग अप विथ यू, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और इसमें काफ़ी सारा एनेक्डोट्स और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपने दी है जो हमारे ऑडियंस को मज़ा आएगा, और वो उस पर अगर एक्शन कर पाएँ, अगर अप्लाई कर पाएँ अपने जॉब में, अपने करियर में, या इवन एंटरप्रेन्योर्स अपने खुद के फर्म में अप्लाई कर पाएँ, विच विल बी ग्रेट। प्लस हम जो जॉब्स उनको देंगे अगर उन पर वो एक्शन ले पाएँ, उस पर अप्लाई करके हमें अगर रेफरल्स आते हैं तो हम डेफिनेटली उनको हेल्प करेंगे आपके थ्रू। Wonderful, Akash. We'll look forward for it. Thank you so much. Yes.